प्राकृत में 2 ही वचन होते हैं। अब 2 आशीष ने बोला है तो आप आशीषों ही बोल सकते, जिसमें अंकलिकर जी का चैप्टर लेकर के उन्होंने काफ़ी गंभीर बातें सामने रखी हैं और उनका पूरा चार्ट भी है कि हमारे गुरुजन कब कब किस सन में जन्म लिए, किस जन्म में मुनि बने, आचार्य बने, समाधि की। वास्तव में ये शब्द भी मुझे थोड़ा चुभता है, हम जिसे परंपरा बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा परायापन जैसे मालूम पड़ता है। लेकिन हम इसे परंपरा की बजाय वर्धमान महावीर स्वामी की दिगंबर जैन श्रमण परंपरा के 3 परिवार हैं। किशनगढ़ में कितनी परंपराएं चल रही हैं, तो अब कहेंगे शब्दों की दृष्टि तो कहेंगे पाटनी की परंपरा चल रही है, बड़जातियों की चल रही है, काला की चल रही है, वैद की चल रही है, अवैध की चल रही है, जो भी ऐसे कहेंगे। लेकिन एक्चुअली में कहना ये चाहते हैं कि यहाँ 10 परिवार हैं मूल, और उन 10 परिवारों की आज 500 परिवार। ये बात है, अगर हम इस बात को थोड़ी गंभीरता से समझें तो अपने पराये का भेदभाव खत्म हो जाए। मुनि के परिवार हैं, ये श्रावकों के परिवार नहीं है। श्रावकों के परिवार श्रावक के हैं, वो अपने संभालें, खान पान संभालें और खानदान संभालें। मुनि पिची कमंडलधारी 28 मूल गुण वाले तो कोई भी आ जाएं, नमोस्तु स्वामी, वो आपके लिए पूज्य हैं, पूज्य ही हैं। उनमें उनके आप ख्याल रखिए। ये आचार्य आदि सागर जी से आए हैं, ये आचार्य महावीर कीर्ति जी, ये आचार्य शांति सागर जी से आए हैं, ये छाणी ख्याल रखिए, पता रखिए कि इतने बड़े बड़े इतने गुरुजन हो गए और पूरे देश में हमारे मुनिराज फैले हुए हैं। ये आचार्य विद्यासागर जी से आए हैं, आचार्य सन्मति सागर जी से आए। ज्ञान होना जरूरी है ताकि कोई अनैतिक और अवैध व्यक्ति बीच में ना घुस जाए, नहीं तो मुनि और छुल्ला को ब्रह्मचारी का रूप बना करके समाज को ठग के चलते बने। तो खबर और ज्ञान होना तो जरूरी है, लेकिन जो जो मूलाचार पर खरे उतरते हैं उनको त्रिकाल धोक हमारी है। ये है स्थिति। हम इसको थोड़ा आप लोग गंभीरता से लीजिए। जिस महान विद्वत सम्मेलन और गोष्ठी में अशोक जी, सुशीला जी बोले कि आर के गर्ल्स कॉलेज में भी महाराज जी प्राकृत विभाग चालू होना चाहिए, प्राकृत की पढ़ाई होना चाहिए, कोई ना कोई विषय चलना चाहिए। अब ये इच्छा कौन पूरी कर सकता है? लेकिन हमने उनकी इच्छा को थोड़ा और एनलार्ज किया। हमने कहा, वो शायद आपके भी ख्याल में है कि नारेली जैसी जगह, सुधा सागर जी महाराज से एक बार गंभीर चर्चा हो और नारेली जैसी जगह को इंटरनेशनल जैन स्टडी सेंटर के रूप में विकसित कर दिया जाए। मतलब कि एक अद्भुत काम हो सकता है। वो सिर्फ जैन तीर्थ ही ना रहे, जैन तीर्थ के साथ साथ नॉलेज सिटी, शिक्षण तीर्थ भी हो जाए, और फिर प्राकृत के सारे आयाम, अपभ्रंश के, संस्कृत के, देसी भाषाओं के, भारतीय संस्कृति, जैन श्रमण संस्कृति, आचार्य परंपरा। हम दूसरों के, पंडित जी शीतल जी सही कह रहे थे कि आप जहाँ भी हैं मेहनत करिए, वहाँ पीठ बनवाइए, वहाँ विभाग बनवाइए। बिना कोशिशों के तो वो प्राकृत में पीएचडी भी नहीं हो रही थी, तो हमने लड़ झगड़ करके, इसका मतलब है पंडित जी भी लड़ते झगड़ते हैं। बिल्कुल सबके सामने बोला है, बोला कि नहीं बोला? इस पंडित लोग लड़ते झगड़ते हैं, अब आम जनता क्या करेगी, समाज क्या करेगी? लेकिन किसके लिए लड़ झगड़ के? बोले जब प्राकृत में आचार्य हो सकता है तो प्राकृत में पीएचडी क्यों नहीं हो सकती? आप प्राकृत भाषा में पीएचडी करवाइए, अच्छे के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए लड़ना झगड़ना भी पड़े तो वो समाज सेवा ही कहलाती है। उपयोगी चीज हो, उपयोगी बात हो। अगर उस समय वो ना कोशिश की गई होती तो शायद आज राष्ट्रीय भाषा तक की बात भी नहीं आती। छोटी छोटी बातें जब मिलती हैं तो बड़ी बात बन जाती। सरकार को भी ख्याल में आया कि पीएचडीयां हो रही हैं, गोष्ठियां हो रही हैं,
विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, बाहुबली शोध पीठ श्रवणबेलगोल में है, लाड़नू में अपने ढंग से काम हो रहा है, और अलग अलग संस्थाएं हैं। ख्याल में तो आता है ये जितने बड़े नेता होते हैं इतनी छोटी छोटी बात तक मालूम रखते हैं। और अगर इस ढंग से कुछ स्पेशल हो जाए, आर के गर्ल्स कॉलेज में तो प्राकृत की रूपरेखा कोई बने, लेकिन इंटरनेशनल नेशनल लेवल तो सरकार करे, समाज का भी सहयोग रहा है। इंटरनेशनल लेवल बाहर के लोग रिसर्च करने आए, विदेशियों के रहने की व्यवस्था हो, आते हैं, लेकिन उन्होंने सोचता नहीं कि ज़्यादा दिन कहाँ रहें, किसके मार्गदर्शन में काम करें। तो एक दो मुनिराजों से बात करके 2-4 दिन रुक करके, जो कुछ भाषाओं का डिफरेंस पड़ता है, इंग्लिश नहीं समझती, फ्रेंच नहीं समझती, 5-8 दिन की यात्रा करके अपने वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर एक स्पेशल प्लेस हो, स्पेशल पर्सन्स हो, और स्पेशल जिन धर्म संस्कृति के समर्पण से काम किया जाए, निश्चित रूप से हम उस मंजिल को बहुत जल्दी पालेंगे जिसे पाने के लिए हम सब चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सारे विश्व के सामने तीर्थंकर महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि आए, उनके संदेश आए, उनकी भाषा आए, उनकी वृत्तियां आए, और निश्चित रूप से इस जगत का जब भी कल्याण होगा सत्य अहिंसा सदाचार से ही होगा। ये कहते हैं सत्य अहिंसा सदाचार से बस अपना इतना ही नाता है, दीवारों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। कभी ने कहने को तो कह दिया, लेकिन इसमें सिर्फ इतनी सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये भी है कि दीवारों पर जब लिखा जाता है ना, कोई ना कोई पढ़ता है, 100 पढ़ते हैं तो उसमें से 10 जरूर बदलते हैं, 2 जरूर बदलते हैं। तो लिखिए, हिंदी में लिखिए। प्राकृत में, हमारे प्राकृत साहित्य में कई सारी गलतियां निकाल दी एक पंडित जी ने। तो मैंने कहा कि देखिए, मेरा लक्ष्य तो ये रहा था कि इसकी शुरुआत होना चाहिए लिखने की। मेरे कविता में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन मुझे देख कर के लिखने वाले शायद ऐसे भी पैदा हो जाएं कि जिनकी कविता इससे भी अच्छी बन जाएगी, शुद्ध बन जाएगी। शुरुआत तो हो, शुरुआत होना चाहिए। ये आशीष, दोनों आशीष श्रवणबेलगोल गोष्ठी या दर्शन के निमित्त से पहुँचे, तो ये कुछ और करना चाहते थे। तो हमने कहा प्राकृत की तरफ दृष्टि दो, प्राकृत में कुछ करो। कोई जानता नहीं, कोई समझता नहीं, तुम लोग चालू करो। और चालू किया तो लोगों को ख्याल में तो आ रहा है ना, हैं? थोड़े छोटे छोटे कदम रख रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। तो भाषाएं, लिपियां हमें तीर्थंकरों के मूल हार तक पहुंचाते हैं। पीठों के नाम रखिए तीर्थंकरों के नाम से, आचार्यों के नाम से। कोशिश तो जारी रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो हारने की तो ज़रूरत भी नहीं है। फिर शीतल जी ने जो कुछ कहा है सबके सामने ही आ गया। किसी भी काम करने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। राजस्थान के जयपुर के उस संस्कृत विद्यालय में भी हम गए, और श्रवण संस्कृति संस्थान में भी गए। प्रवचन का बहुत समय तो नहीं था, तो भी एक बहुत छोटी सी बात बोली थी कि विद्या सुधा ने ज्ञान का बीज बोया है, श्रवण संस्कृति से एकांतवाद का कलंक धोया है। जो एकांतवाद का ही जोर चल रहा था, अब अनेकांतवाद की बात करने वाले लोग भी खड़े हैं। और अगर ऐसा एक सेंटर हो जाए स्पेशल, हम संपूर्णानंद से जुड़ें, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी से जुड़ें, किसी से भी जुड़ें, लेकिन एक हमारा भी हो। केवल 150 साल पुरानी संस्थाएं और एक अपना स्टेटस बना लेती हैं। ब्रह्मा कुमारी इसको देख लीजिए, लाड़नू की संस्था को देख लीजिए, केवल वो पूरा संप्रदाय ही केवल 250 साल पुराना है। क्यों जी जिनेंद्र? हाँ, केवल 150, 200-250 साल पुराने लोग भी अपने आप को इस ढंग से पेश कर लेते हैं,
कि राष्ट्रपति भी वहाँ धूप लगाने पहुँच जाते हैं, कार्यक्रम में पहुँच जाते हैं। हम तो मूल ऋषभ देव की निर्ग्रंथ श्रवण परंपरा के वारिस हैं। हम लोगों को तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और मूल तत्व ज्ञान, मूल कल्याण का पथ दुनिया स्वीकार करती इसको। इस मंच से कभी भी बड़े बड़े नेता बोले, राजनाथ सिंह लाल किले पर महावीर जयंती पर आए थे, बोले दिगंबर साधुओं की चर्या दुनिया के सब साधुओं से बड़ी चर्या है। कोई भी बोलता ही है, इतना सब कुछ हमारे पास है। दिगंबर मुनिराज हैं, साहित्य है, संस्कृति है, संपदा है, और साथ में सबकी फीस भरने वाली भी है। कोई भी आए, अरे करो तो, क्या करना है वो हो जाएगा, करो तो। अब कुछ कोई करे तो कोई हाथ भी पीछे से लगाए, और आप कुछ ही ना करो तो फिर सबका अपना अपना एरिया है। किसी का मारवाल का एरिया है, किसी का मार्बल का एरिया है, तो किसी का शिक्षा का एरिया है, तो किसी का स्वाध्याय का एरिया है, तो किसी का ध्यान साधना का एरिया है। एरिया तो सबके हैं, लेकिन इस सागर के सब एरिया अगर एक एरिया में आ जाएं तो जिन धर्म की प्रभावना दिन दूनी रात चौगनी हो जाएगी। भाव समझना है इसका मतलब है कि अशोक जी तो कह सकते हैं आप करो, लेकिन वो आपके जैसे किताब में लगातार पढ़ना पढ़ाना विद्यार्थी तैयार वो नहीं हो सकता। वो एरिया आपका है, आप करिए, और जो जरूरतें पड़ती हैं संपर्क करिए, रूपरेखा तैयार करिए। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया सरकार ने, तो अपना काम कर दिया। बजट तब मिलेगा जब आपके मांगने वाले होंगे, आपका दबाव होगा। एक बात, अगर आप बजट नहीं मांगना चाहते हैं तो भी आपकी नाम की संस्थाएं, प्राकृत के नाम की संस्थाएं तब खड़ी होंगी जब आपका कोई विशिष्ट प्रपोजल होगा, या आप संस्थाएं खड़ी करें तब खड़ी होंगी। अशोक जी जैसे लोग आगे आएंगे। अब उनको मान्यता तब मिलेगी जब आप बार बार उंगली करेंगे सरकार को। तो मतलब है कि एक सारे काम प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, सारे काम पाटनी जी नहीं करेंगे, सारे काम पंडित जी नहीं करेंगे, लेकिन काम तो सबको करना पड़ेंगे। तरीके अलग अलग होंगे तो उपलब्धियां भी हासिल होंगी। एक कलश किया और इतनी बड़ी राशि बोल दी कि अस्पताल खड़ा हो गया, हजारों लोगों का उपचार हो रहा। तीनों अलग अलग चीज़ है। अभिषेक अलग चीज़ है, पूजा अलग चीज़ है, वहाँ के पंडित जी अलग चीज़ हैं, भट्टारक जी अलग चीज़ हैं, देने वाले अलग चीज़ हैं, अस्पताल अलग चीज़ है। लेकिन वो एक मुट्ठी बंध गई और लाभ हो रहा है आम जनता को, सबको लाभ हो रहा है। तो इसी ढंग से कोई भी समाज, कोई भी संस्थाएं, कोई भी देश चलता है। हमारी हमेशा देश की तरक्की में एक बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो आलेख हो, चाहे शिलालेख हो, चाहे सम्राट हो, चाहे समर्पण हो, चाहे भाषाएं हो, चाहे लिपियां हो, चाहे संस्कृति हो। निश्चित रूप से इंद्रग्रंथ वीतराग जिन शासन की बहुत बड़ी हमेशा से भूमिका रही है, इस युग में भी हमें पिछड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये मौका तो और अच्छे से अच्छा करने का मौका है। हम अपने तीर्थों के लिए, पुरातत्व के लिए आवाज उठाएं। भगवत जी से अलग से चर्चा हुई विज्ञान भवन में, तो एक सज्जन ने इशारा कर दिया कि अब गिरनार के ऊपर और इसके ऊपर किसी तरह का विषय मंच पर नहीं उठाया जाए। ठीक है, नहीं उठाएंगे, अलग से बातचीत हो गई तो अब नहीं उठाएं। लेकिन फिर भी एक शब्द तो कहा ही, जिससे देश का पुरातत्व को नुकसान हो रहा है, वो काम नहीं होना चाहिए। गिरनार, शिखर जी देश का पुरातत्व है, वहाँ चेंजिंग होना, वहाँ नई चीज़ें बनना, नए ढंग से विग्रह खड़े होना, ये तो विग्रह को बढ़ावा देने वाली चीज़ है। जो भी है, हम अपनी बात छोड़ेंगे नहीं। हम अपनी अच्छी बात, सच्ची बात
छोड़ेंगे नहीं और किसी के लिए हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य हैं हमारे भाषाओं को लेके, संस्कृति को लेके, इस वीतराग महिमा शाली वीतराग जैन धर्म को लेके उस दिशा में काम करना पड़ेगा। हमने बात कही, कुछ लोगों को नहीं जमी, बोले टीवी डिबेट में जाने की क्या ज़रूरत पड़ी। महाराज जी कैसे जिस चाय को प्रेरित करते हैं कि तलवार चलाना भी सीख लो, डंडे चलाना भी सीख लो, टीवी डिबेट में भी चले जाओ। देखो अहिंसा अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन उसके दो रूप तो स्पष्ट हैं, मुनियों की अहिंसा और गृहस्थों की अहिंसा। महाराज जी नहीं कहेंगे, वो तो ऋषभदेव ने अपने गृहस्थाश्रम में ही कह दिया था। असी मसी कृषि शिल्प कला विद्या और वाणिज्य। शुरू में उसमें एक तलवार भी है, चलाओ मत चलाओ, लेकिन चलाने का तरीका तो मुनिराज ने सांप को उपदेश दिया, गांव के सारे लोग तुमसे डरते हैं, काटा मत करो। लोग इस तरफ से गुजरते भी नहीं हैं। मैं गुजर रहा था तो मुझे भी मना किया। हम इसे महावीर चंद्र कौशिक से जोड़ दें, क्योंकि मुनिराज बोलते नहीं हैं, इसलिए विद्वानों के सामने बुलवाने में बड़ा दिक्कत पड़ती है कि महावीर बोलें। इसलिए कि मुनिराज ने कहा, अखंड मौन होता है दीक्षा के, काटना मत। और जब काटना बंद कर दिया, लोग पहले तो डर डर के पास में आते, फिर देखा ये तो कुछ भी नहीं करता है, लोग उसके साथ खेलने लगे, पूंछ खींचने लगे, पत्थर मारने लगे। ये हालत हो गई कि जगह जगह से वो घायल भी हो गया। फिर मुनिराज ने के लिए पूछा, तुम्हारा ये हाल क्यों से हुआ? उसने कहा, आपने ही तो कहा था किसी को काटना नहीं। मुनि महाराज बोले, भाई तुम जिस भूमिका में हो, तो ऐसा तो मैंने नहीं कहा था कि फुंकारना भी नहीं। तुम्हारी भूमिका के अनुसार काटो भले मत, वो नियम पाल लो, लेकिन फुंकारना मत छोड़ो। कभी ज़रूरत पड़ती है तो अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए, अपनी उपलब्धियों के लिए, अपने तीर्थों की, धर्म की, संस्कृति की, भाषा की सुरक्षा के लिए। अरे भाई, शीतल जब फुंकार सकते हैं, शीतल भी हों, चंद भी हों, डबल डबल शीतलता, और फिर भी भाषा विकास के लिए फुंकार सकते हैं, तो फिर जिनके नाम ही सुरेंद्र हों, महेंद्र हों, उनको फुंकारने के लिए जिनेंद्र हों, उनको कोई छूट है, ज़रूरत है तो आप धर्म संस्कृति के लिए थोड़ा सा, बस ये कोशिश हमेशा, शीशा पत्थर साथ रहे, बात नहीं घबराने की, बस इतना सा याद रहे कि जिद ना हो टकराने की। ओम।